दोस्तों नमस्कार। रोजगार में तस्कर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, हम लोग सीटेट की परीक्षाओं को लेकर लगातार तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी को और भी धार देने के लिए और भी बेहतर बनाने के लिए हम इस क्लास को लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, इस क्लास में, इस सेशन में आपको एक महत्वपूर्ण चैप्टर शैशवावस्था के बारे में सीखने को मिलेगा, उसका अध्ययन करने को मिलेगा। चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर से हर वर्ष सीटेट में 1 से 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं चैप्टर की बेसिक चीज़ें क्या है और पिछले चैप्टर में जो अभिवृद्धि एवं विकास में आपको हमने कुछ अवस्थाओं के बारे में अध्ययन कराया था, उनका थोड़ा सा इस चैप्टर से कनेक्ट करते हैं कि चैप्टर का उस चैप्टर से क्या रिलेशन है और उससे आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं। हमने आपको विकास की प्रमुख अवस्थाओं के बारे में बताया था। पहली अवस्था थी गर्भाधान अवस्था। फिर इसके बाद शैशवावस्था, शैशवावस्था के बाद आती है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था और किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था। दोस्तों, गर्भाधान अवस्था का जो आयु वर्ग माना गया है, गर्भाधान अवस्था कब होती है? तो गर्भ में प्रवेश से लेकर, आप कह सकते हैं गर्भ में प्रवेश से जन्म तक, यानी कि 9 माह करीब 10 दिन की जो आयु वर्ग मानी गई है। शैशवावस्था को जन्म से 5-6 वर्ष तक, बाल्यावस्था को 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु को शैशवावस्था बाल्यावस्था में मानी जाती है। किशोरावस्था को 13 वर्ष से 19 वर्ष की आयु को किशोरावस्था मानी जाती है और प्रौढ़ावस्था 19 वर्ष से आगे की जो आयु होती है उसे प्रौढ़ावस्था में काउंट किया जाता है, प्रौढ़ावस्था कहा जाता है। किशोरावस्था 13 वर्ष से 19 वर्ष, इसे आप कहते हैं 13, यानी कि 13 को 13 कहते हैं और 19 को 19 कहते हैं, यानी कि टीनएजर्स, जो टीनएज होती है, आपने बार बार सुना होगा टीनएजर्स, तो टीनएजर्स की जो आयु होती है उसे किशोरावस्था में कहा जाता है। तो दोस्तों, आज हमें अध्ययन करना है शैशवावस्था का। अब शैशवावस्था का अध्ययन करने से पहले हम आपको यह बताएंगे कि ये पूरी प्रक्रिया, आप ये पूरी प्रक्रिया को समझेंगे। जो विकास की पूरी प्रक्रिया है उसमें आप एक शब्दों में समझ सकते हैं, एक असहाय बालक से लेकर आत्मनिर्भर व्यक्ति की बनने की जो प्रक्रिया होती है, जो क्रम होता है, उसे ही हम विकास का क्रम कहते हैं। और इन्हें विभिन्न अवस्थाओं के माध्यम से, विभिन्न आयु वर्गों के माध्यम से हम लोग अध्ययन करते हैं। दोस्तों, अब हम लोग आगे देखते हैं कि हमारा जो आज का टॉपिक है शैशवावस्था, ये क्या है और शैशवावस्था से हम किस प्रकार से प्रश्न कर सकते हैं। शैशवावस्था, शैशवावस्था इसको इंग्लिश में कहते हैं इनफैंटिलिज्म। इनफैंटिलिज्म का मतलब है कि शैशवावस्था, और क्या है? इन प्लस फेरी, यानी कि लैटिन भाषा की ये शब्द है इन और फेरी, जिसका इन का अर्थ होता है ना और फेरी का अर्थ होता है अयोग्य, यानी कि जो बोलने के योग्य ना हो उस अवस्था को हम लोग शैशवावस्था कहते हैं। दोस्तों, इन का अर्थ होता है नहीं और फरी का अर्थ होता है बोलना, यानी कि बोलने में असमर्थता जिस आयु वर्ग में होती है उसे शैशवावस्था कहते हैं, यानी कि बोलने में अयोग्यता, बोलने में असमर्थता कह सकते हैं, असमर्थता। इसलिए
ऐसा माना जाता है कि जन्म से 3 वर्ष तक बालक बोलना सीख जाता है। यानी 3 वर्ष की आयु में 3 वर्ष की आयु में बालक यानी बच्चा बोलना सीख जाता है। इसलिए शैशवावस्था को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। शैशवावस्था को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन से वर्ग हैं? पहला है पूर्व शैशवावस्था, पूर्व शैशवावस्था यानी कि इसे आप कह सकते हैं शैशवकाल, इसे आप कह सकते हैं शैशवकाल, और दूसरा है पूर्व बाल्यावस्था यानी कि बाल्यावस्था में प्रवेश से पहले की अवस्था। शैशवकाल को 0 से 3 वर्ष तक माना जाता है और पूर्व बाल्यावस्था को 3 वर्ष से यानी आप यहाँ कह सकते हैं 4 वर्ष से 6 वर्ष की आयु को माना जाता है। दोस्तों, शैशवकाल को बच्चों के जीवन का आधार काल माना गया है। ऐसा माना जाता है कि बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है यह इन्हीं वर्षों में बन जाता है, इन्हीं वर्षों में उनका विकास हो जाता है। शैशवकाल में बच्चा एकदम बिल्कुल कोरे कागज की तरह होता है। उसके मन मस्तिष्क में जो बातें बैठ जाती हैं, जो बातें बता दी जाती हैं, वही उसके भावी जीवन के निर्माण का कारण बनती हैं। दोस्तों, इस संदर्भ में बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, अपने अपने विचार दिए हैं, अपने अपने वक्तव्य दिए हैं। आइए उन सबको जानने का प्रयास करते हैं कि किसने क्या कहा है। सबसे पहले शैशवावस्था के बारे में सबसे पहले वैलेंटाइन ने कहा था। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को अनोखा काल कहा है, यानी यह सीखने के लिए सबसे बेहतरीन काल होता है। इस काल में बच्चे अपने आप को बिल्कुल पूरी तरह से निर्द्वंद पाते हैं और बेहतर रूप से अपने वातावरण में, अपने माता पिता के संरक्षण में, परिवार के संरक्षण में वो बेहतर रूप से सीख सकते हैं। इसलिए वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को अनोखा काल कहा है, अनोखा काल कहा है। वैलेंटाइन के बाद एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है हरलाक ने इसे एक खतरनाक काल कहा है और एक अपीली काल कहा है। हरलाक हम अभी सारे कथनों पे विस्तृत बातें आपको बताएंगे कि किस कथन का क्या अर्थ है, किस कथन को कहां तक पहुंचा जा सकता है। हरलाक ने शैशवावस्था को खतरनाक काल कहा है, खतरनाक काल एवं अपीली काल माना है, हरलाक के बाद एक और मनोवैज्ञानिक का नाम आता है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड क्या कहते हैं कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो अपने प्रारंभिक 4-5 वर्षों में बन जाता है। 4-5 वर्ष उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड कहते हैं प्रारंभ में 4-5 वर्षों में बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। दोस्तों, ये 3 मनोवैज्ञानिक हैं, वैलेंटाइन, हरलाक, सिगमंड फ्रायड। तीनों ने अपने अपने कथन कहे हैं। एक और मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है गुड इनफ ने शैशवावस्था को यह कहते हुए परिभाषित किया है
कि बालक के संपूर्ण जीवन में जितना मानसिक विकास होता है, ध्यान से सुनिएगा, बालक के संपूर्ण जीवन में जो मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु में हो जाता है। यानी गुड एनफ ने यह बताया था, आप इसे नोट कर लें फिर हम लिखते हैं। गुड एनफ ने यह बताया था आइए दोस्तों आगे देखते हैं। वैलेंटाइन, हर्लॉक और सिगमंड फ्राइड के बाद मनोवैज्ञानिक गुड एनफ ने शैशवावस्था को परिभाषित करते हुए कहा था, गुड एनफ ने शैशवावस्था को परिभाषित करते हुए कहा था कि व्यक्ति का जीवन में जितना मानसिक विकास होता है, उसका आधा 3-4 वर्ष की आयु में हो जाता है। 3-4 वर्ष की आयु में हो जाता है। दोस्तों ये था शैशवावस्था के संदर्भ में प्रमुख मनोवैज्ञानिकों के कथन। अब हम लोग आगे समझेंगे कि शैशवावस्था की विशेषताएं क्या हैं और शैशवावस्था में बालक का व्यवहार क्या रहता है, शैशवावस्था से किस प्रकार बालक आगे बढ़ता है। आइए उसको भी देखते हैं, इसे नोट कर लें। हम किनारे हो जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों शैशवावस्था की विशेषताएं, शैशवावस्था में आप समझ सकते हैं, घर में अगर बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो वो 3 वर्ष में, करीब 3 वर्ष की आयु में वो सार्थक शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देता है। जब छोटी आयु होती है, लगभग 1 साल के आसपास, 8-9 महीने में, तो हकलाना प्रारंभ करता है। यानी उसकी आवाज़ धीमे धीमे निकलती है। यानी अगर उसको पापा कहना है तो पहले पाप पप पप इस तरह से शब्द कहेगा, मम्मी मम्मू मम्मू कहेगा। ज़्यादातर बच्चे साल भर के आसपास हकलाना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी आवाज़ में स्पष्टता आती है और लगभग 2.5 से 3 वर्ष की अवस्था तक वो साफ साफ बोलना शुरू कर देते हैं, उनके सार्थक शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। और शुरुआत में हर बच्चे के साथ यह बच्चे का एक विशेषता होती है। शैशवावस्था काल की विशेषता है कि बालक धीरे धीरे सीखता है। दोस्तों तो पहली विशेषता हो गई 3 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष की आयु में सार्थक शब्दों का प्रयोग करना बच्चा सीख जाता है। दूसरा है कि बालक उसके शारीरिक विकास में तीव्रता देखने को मिलती है। यानी शारीरिक विकास उसका तेजी से होता है। आप किसी नवजात शिशु को देखिए, तो नवजात शिशु को आप देखते हैं तो पहले वो आपके हाथ में आ जाता है। यानी कि जब वो छोटा होता है, जब वो नवजात होता है, तो उसकी लंबाई भी कम होती है और उसका वजन भी कम होता है। लेकिन जैसे ही वो जन्म होता है, उसके 2 महीने के बाद उसकी लंबाई में और उसके वजन में थोड़ी सी वृद्धि देखने को मिलती है। और शैशवावस्था के पूरा होते यानी कि बाल्यावस्था के प्रारंभिक समय में जब वो लगभग 4-5 वर्ष का हो जाता है, तो उसकी लंबाई बढ़ने लगती है, आपको दिखती है, बढ़ जाती है। उसके वजन में भी परिवर्तन हो जाता है, वजन भी बढ़ जाता है। ऐसा अगर ना हो, अगर उसका वजन ना बढ़ रहा हो, अगर उसकी लंबाई ना बढ़ रही हो, तो बालक में हम मानते हैं कि कोई ना कोई उसमें कमी आ रही है। किसी विटामिन की कमी हो रही है, प्रोटीन की कमी हो रही है, या फिर उसे भरपूर पोषण नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर वह बालक स्वस्थ है तो इस तरह की उसकी लंबाइयाँ
उसकी लंबाइयों में और उसके वजन में वृद्धि होना स्वाभाविक है। इसलिए शारीरिक विकास में तीव्रता शैशवावस्था काल की एक प्रमुख विशेषता है। तीसरा है मानसिक विकास में तीव्रता, यानी बालक का मानसिक विकास में तीव्रता। बालक के मानसिक विकास का भी यह अनोखा काल कहा गया है। अभी हमने आपको बताया कि गुडएनफ ने, जो एक मनोवैज्ञानिक थे, गुडएनफ ने तो यहाँ तक कह दिया कि मानव जीवन का जितना मानसिक विकास उसके पूरे जीवन में होता है, मनुष्य का पूरे जीवन में जितना मानसिक विकास होता है उसका आधा तो उसके 3-4 वर्ष की आयु हो जाता है। यहाँ तक कि हर्लॉक ने भी कहा था कि बाल्यावस्था एक अनोखा काल है, एक अपीली काल है। और हर्लॉक ने इसे एक खतरनाक काल कहा था, अपीली काल, जबकि अनोखा काल वैलेंटाइन ने कहा था। दोस्तों आगे देखते हैं, आगे विशेषता कौन सी है। चौथी विशेषता है सीखने की तीव्रता। सीखने की तीव्रता, बालक में सीखने की तीव्रता बहुत तेज होती है। अगर आप उसके सामने कोई भी काम कर रहे हैं तो वो उसको सीखना चाहता है, वो उसको करना चाहता है। जैसे बालक को आपने बॉल दे दिया है, कोई बच्चा है उसको आपने बॉल दे दिया है, वो खेल रहा है, और खेलते खेलते उसको अगर समझ में नहीं आ रहा है, आपने उसको एक बार बॉल को फेंक कर दिखा दिया तो उसको बार बार वो फेंकना चाहेगा। अगर बॉल को आपने पकड़ा हुआ है तो वो बार बार उसको पकड़ना चाहेगा। उसे यह प्रयास करेगा कि जिस तरह से यह प्रौढ़, यह व्यक्ति यह काम कर रहा है, मैं भी इस तरह का काम कर सकूं। यह बालक के सीखने का सबसे अच्छा काल होता है, इसलिए इसे सीखने का अनोखा काल कहा गया है। वैलेंटाइन ने इस बारे में बहुत विस्तार से बताया है, हमने भी आपको बताया है। अगला है दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराने की प्रवृत्ति, अगर बच्चा है अपने शैशवावस्था में, बालक के दोहराने की प्रवृत्ति सबसे तेज होती है। आप अगर कोई बात बोलते हैं तो बालक भी उसे बोलने का प्रयास करता है। कोई काम आप करते हैं तो बालक भी वह काम करने का प्रयास करता है, वो बच्चा भी उस काम को करना चाहता है। इसी तरह से यह उसकी दोहराने की महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, और दोहराने की प्रवृत्ति सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। बालक के सीखने के लिए ये सबसे बेहतरीन प्रवृत्ति है। आप उसे जो कुछ भी सिखाना, यानी कि वो कोरा कागज है, आप उसे जो सिखाना चाहेंगे पूर्व बाल्यकाल में, यानी कि शैशवावस्था में, उसे बेहतर रूप से समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। यह सिखाने के लिए सबसे सुंदरतम काल है। और बालक आपको ही देखकर, अपने बड़ों को देखकर दोहराता भी है, सीखता भी है, और उन्हें अपनी शरारतों से आनंदित भी करता है। बच्चों आगे देखते हैं, आगे भी प्रवृत्ति है जिज्ञासा की प्रवृत्ति। जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बालक में जिज्ञासुपन होता है, वो हर चीज को जानना चाहते हैं कि यह चीज कैसे हो रहा है। आप यकीन मानिए कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है, अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से उस काम को जानने की इच्छा रखेगा कि किस तरह से मेरे भैया, मेरे चाचा, मेरे पापा इस काम को कर रहे हैं। जब वो थोड़ा सा समझदार होना शुरू करता है, यानी कि 3-4 साल की अवस्था के बाद, तो इस तरह से उसमें सीखने की तीव्रता होती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, और जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है हर चीज को। और यहाँ तक भी होती है कि बच्चों में अपने बड़ों को देखकर, बच्चों में बड़ों को देखकर एडजस्टमेंट, यानी कि आप कैसे रहते हैं, वातावरण के अनुसार कैसे आप अंतःक्रिया करते हैं, उस तरह की प्रवृत्ति भी बच्चों में अपने बड़ों को देखकर ही मिलती है। अगर पिता ज्यादा तरीके से या फिर किसी अन्य तरीके से कोई काम कर रहा है तो बच्चा उस चीज को सीखना चाहेगा। जैसे अगर आप अपनी मोटर बाइक हो, गाड़ी हो, 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, अगर आप उसे उसका कोई प्लू, कोई उसका क्रंच, कोई उसका नट बोल्ट अगर ढीला हुआ है, अगर आप उसे कसने का प्रयास कर रहे हैं, आप उसे खोल रहे हैं, तो यह बालक में सीखने की प्रवृत्ति है कि वह उसको
सीखने के लिए आपके साथ वो जो भी उसके औजार हैं उनका प्रयोग करना शुरू कर देता है। अगर वो औजार का प्रयोग मान लीजिए नहीं भी करता है तो उसको उठाकर यह चेक करेगा कि कहीं भी उसको लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसका हम प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। यह बालक में सीखने के लिए सबसे अच्छा काल हो, इसीलिए इसे बालक के सीखने का सबसे अच्छा काल माना गया है। और सबसे अच्छी बात यह है बाल्यावस्था में कि वो कोरा कागज होता है, बालक कोरा कागज होता है, उसके मन मस्तिष्क पटल पर कोई चीजें अंकित नहीं है। जिस तरह के व्यवहार आप उस पर डालेंगे उस तरह का व्यवहार वह करके आपको देता है। बालक को जितना बताया जाएगा वह उतना ही करेगा। दोस्तों, शैशवावस्था में बालक को सिखाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप उसके साथ अनुशासित व्यवहार करें, आप उसे उचित भाषा का प्रयोग करना सिखाएं। अगर आप उसे गाली गलौज सिखाएंगे तो बच्चा भी गाली गलौज सीखेगा। अगर आप उसके साथ दंडात्मक व्यवहार करेंगे तो बालक भी दंडात्मक व्यवहार करेगा। अगर आप उसके साथ प्रेम का व्यवहार करेंगे तो बालक के अंदर भी प्रेम का विकास होगा। इसलिए शैशवावस्था में बालक के साथ पूरी सौहार्दपूर्ण तरीके से व्यवहार करना चाहिए ताकि उसका भावी जीवन एक अच्छे नागरिक की तरह व्यतीत हो सके। क्योंकि तमाम मनोवैज्ञानिकों ने इस संदर्भ में यह भी कहा है कि जो भी जीवन का प्रारंभिक काल होता है वो हम बालक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो उसे बनना होता है वह जीवन के प्रारंभिक काल में ही बन जाता है। वाटसन ने तो यहाँ तक भी कहा था कि तुम मुझे एक बच्चा दे दो, मैं उसे जैसा चाहूँगा वो वैसा बना दूंगा। अगर मैं उसे चाहूँगा वकील बना दूंगा, मैं चाहूँगा उसको प्रोफेसर बना दूंगा, मैं चाहूँगा उसको IAS अधिकारी भी बना सकता हूँ। जो कि बच्चा शुरुआती काल में यानी कि शैशवावस्था में पूरी तरह से अपने आप को एक कोरे कागज से रहता है, उसका मन मस्तिष्क पटल पूरी तरह से खाली रहता है। जो शब्द जो अक्षर आप उस पर अंकित करेंगे उस अक्षर या शब्द को वह पूरी तरह से कैप्चर करने का प्रयास करेगा, ग्रहण करने का प्रयास करेगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अगली है काम की प्रवृत्ति। बालक में काम की प्रवृत्ति होती है। अपने शुरुआती काल में यानी कि प्रारंभिक शैशवावस्था में बालक माता का स्तनपान करता है। माता का स्तनपान करता है। इसके अलावा हाथ पैर का अंगूठा चूसना, हाथ पैर का अंगूठा चूसना, और तीसरा है चम्मच चूसना। आमतौर पर यह सभी बालकों में शैशवावस्था में प्रवृत्ति पाई जाती है। माता का स्तनपान, हाथ पैर का अंगूठा चूसना और चम्मच का चूसना यह बालक की काम प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, जन्म के 6 माह तक बच्चों को माता का ही स्तनपान करना चाहिए, माता का ही दूध पीना चाहिए। हाथ पैर का अंगूठा चूसना यह बालक की मनोप्रवृत्ति होती है। बालक हमेशा कुछ न कुछ अपने मुंह में डालने का प्रयास करता है और उसे लगता है कि हर एक चीज माँ का दूध है, माँ का स्तन है, और उसे मुंह में डालने का प्रयास करता है और उसे चूसता रहता है। अगर आप उसको हटाने का प्रयास करते हैं तो बालक जिद करने लगता है, यानी कि उसे उससे लगाव हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। दोस्तों, इस संदर्भ में फ्रायड ने, एक मनोवैज्ञानिक थे फ्रायड ने लड़कों में अगर जो शैशवावस्था काल है, अगर बच्चा लड़का है तो उसमें मातृत्व भाव ज्यादा रहेगा, मातृत्व भाव की माता की ओर ज्यादा उन्मुख रहेगा, ज्यादा उनकी तरफ प्रेम भाव रखेगा। और फ्रायड ने लड़कों में मातृभाव को माना है। इसे ओडियस भावना ग्रंथ कहते हैं। ओडियस भावना ग्रंथ, ओडियस भावना
ग्रंथ, इसे आप कह सकते हैं ओडिपस कॉम्प्लेक्स, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और लड़कियों में फ्रायड ने लड़कियों में इलेक्ट्रा भावना ग्रंथ को माना है, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथ, यानी लड़कियों में पिता की ओर यानी पितृभाव को ज्यादा स्थान माना है और इसे कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। यानी कि फ्रायड ने लड़कों में मातृभाव को स्थान दिया है जिसे ओडियस भावना ग्रंथ कहते हैं और लड़कियों में इलेक्ट्रा भावना ग्रंथ का विकास होता है और लड़कियों में पितृभाव की ओर ज्यादा उन्मुख रहती हैं, यानी पिता से उनका प्रेम ज्यादा रहता है। इसे नोट कर लें। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। हमने अब तक शैशवावस्था की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया है। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको एक शॉर्ट में एक बार में देख लेते हैं। शैशवावस्था पहली विशेषता है शारीरिक विकास में तीव्रता, इसके बारे में हमने आपको बताया है। मानसिक विकास में तीव्रता, सामाजिक विकास बीज रूप में, संवेगात्मक विकास में तीव्रता, दोहराने की प्रवृत्ति। बच्चों में बात को दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था काल में बहुत तेज होती है। वो आपकी हर बात को जब वो बोलना सीख जाते हैं तो उनका रिवीजन करना, उसको दोहराने के बारे में वो ज़्यादा फोकस करते हैं और आपकी बात को दोहराते हैं। आत्म प्रेम की भावना, बालक में शैशवावस्था काल में स्वप्रेम की यानी कि स्वयं से प्रेम करना। अगर उसकी कोई सामान है, उसकी कोई वस्तु है तो वह उस वस्तु को छोड़ना नहीं चाहता है, वह उस वस्तु को देना नहीं चाहता है। यह बालक में अपने आप से प्रेम करने की भावना होती है। वो स्वयं को अपने आप से बहुत ही प्रेम करता है। अगर आप उसे उसके मन मुताबिक काम ना करें तो बालक रोने लगता है, बच्चा रोने लगता है। इसके बाद पर निर्भरता, शैशवावस्था में बालक अपने माता पिता पर, अपने परिवारजनों पर निर्भर रहता है। अगर उसे बाहर घूमना है, अगर उसे कुछ खाना है, कुछ पीना है या उसे टॉयलेट करना है, बाथरूम जाना है, तो ये सारी चीज़ें उसे पर निर्भर होती है, यानी कि माता पिता के ऊपर ही उसकी निर्भरता होती है। माँ ही उसे खिलाएगी, माँ ही उसे पिलाएगी, माँ ही उसका पट्टी साफ करेगी और माँ ही उसे टॉयलेट, बाथरूम या अन्य चीज़ें जो भी मानव जीवन के नित्य कर्म की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसे कराएंगी। और जो बड़े अपना काम करते हैं, उस काम को यानी कि जो बड़ों के लिए जो काम आवश्यक है वही काम नवजात शिशु के लिए यानी कि शैशवावस्था में बच्चों के लिए भी आवश्यक होता है। जैसे बड़े खाते हैं, पीते हैं, टॉयलेट करते हैं और अपने नित्य कर्म की क्रियाएं करते हैं, तो वही काम बालक भी करता है। बालक में और प्रौढ़ में यानी कि व्यक्ति में यही अंतर होता है कि व्यक्ति बाहर रहकर काम करता है और बालक घर पर रहकर अपने प्रारंभिक चीज़ों को सीखता है, अपने माता पिता के संरक्षण में, चाहे अपने परिवारजनों के संरक्षण में। यह उनकी पर निर्भरता होती। आप बात को समझ रहे होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है, आपको बताने का तात्पर्य यह है कि बालक शुरू में पर निर्भर रहता है और आपको जिस तरह से उसके पिता बाहर रहकर ड्यूटी करते हैं और बालक घर पर रहकर अपनी ड्यूटी करता है, यानी कि अपने चीज़ों को सीखने का प्रयास करता है जो उसके लिए प्रारंभ में आवश्यक होती है। आइए आगे देखते हैं। अगला है कल्पना की सजीवता। बालक शुरू में यह कल्पना करता है। अगर वह विद्यालय जाना शुरू कर देता है तो लगभग 5 से 6 साल की अवस्था में विद्यालय जाना प्रारंभ कर देता है। तो विद्यालय जाना जब प्रारंभ करता है तो उसके मन में यह विचार आता है कि मैं क्लास में क्या पढूं और कितने अच्छे से पढ़ लूं, और क्लास में परीक्षा के दौरान उसे क्लास को टॉप करने की प्रवृत्ति उसके अंदर आने लगती है।
अगली है काम परिमिति। काम परिमिति के बारे में हमने आपको अभी बताया है। अपरिपक्वता, अपरिपक्वता शैशवावस्था काल में बच्चा अपरिपक्व हो जाता है, अपरिपक्व रहता है, यानी कि वो सारा काम जो भी उसकी चीजें हैं पर निर्भर रहती हैं। और अपरिपक्वता का संदर्भ यह है, अर्थ यह है कि बालक में अपने आप को लेकर परिपक्वता नहीं रहती है। अगला है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। बालक शुरू में अनुकरण द्वारा यानी कि दूसरों को देखकर सीखने की प्रवृत्ति रखता है। स्व प्रेम की भावना का विकास हमने आपको भी बताया है। दूसरे बालकों में रुचि अरुचि, यानी कि उसके हम उम्र जो बच्चे होते हैं शैशवावस्था काल में, जो बच्चे होते हैं उनके साथ उनका उठना बैठना, उनके साथ रहना बालक को ज़्यादा प्रिय होता है और अपनी चीज़ों को वह शेयर भी करते हैं, यह उनकी रुचि होती है। अगला है प्रत्यक्षात्मक अनुभव द्वारा सीखना। बालक प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा सीखता है। जैसे अगर बच्चा स्नान कर रहा है, आप स्नान कर रहे हैं और बच्चा आपके साथ में है, तो वो भी आपके साथ स्नान करने की इच्छा रखेगा। आपके ऊपर पानी डालने की, जैसे आप पानी डाल रहे हैं ठीक उसी तरह वह भी पानी डालने का प्रयास करेगा। अगर आप मान लीजिए आपने माचिस की तीली जलाई है और आप उसे हल्का सा टच करते हैं तो आप जब उफ करते हैं, ठीक उसी तरह बच्चा भी अगर आप नहीं रहते हैं कहीं जलती हुई माचिस की तीली देख लेता है तो उसको छूकर उफ करता है, यानी वो आपके प्रत्यक्षात्मक अनुभव से उसको सीखता है। और ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा शुरू में इन सारी चीज़ों को सीख जाता है, शुरुआत में इन सारी चीज़ों को सीखता है, तो आगे चलकर वो उसका मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। संवेगों का प्रदर्शन, बच्चा शुरू में अपने संवेगों का प्रदर्शन करता है, जैसे उसका खुश होना, क्रोध में आना या फिर किसी के ऊपर चिल्लाना, यह उसका संवेग है, यह उसका अपने आप को प्रदर्शित करने का एक माध्यम है। बच्चा क्रोधित भी होता है, अगर उसके मन मुताबिक चीजें नहीं होती हैं तो बच्चा सीखता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि संवेगों का प्रदर्शन किस प्रकार बच्चा करता है, यानी कि छोटे बच्चे जो नवजात शिशु हैं शैशवावस्था काल में इस तरह का प्रदर्शन करते हैं, अपना क्रोध, अपनी पीड़ा और अपना दर्द, अपनी खुशी का इजहार करते हैं। दोस्तों इसे आप नोट करते हैं। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे है शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस तरह से होता है। हमने आपको बताया है कि शुरुआत के 3 वर्षों में व्यक्ति का, बालक का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। अब शारीरिक विकास के क्या क्रम है और उनमें बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, यह बातें जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों जन्म के समय शिशु की औसत लंबाई अगर मानी जाए तो लगभग 51 सेंटीमीटर होती है और प्रथम वर्ष में शिशु की औसत लंबाई लगभग 73 सेंटीमीटर होती है, यानी कि प्रथम वर्ष में शिशु की औसत लंबाई लगभग 73 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा बालक जन्म के समय बालिकाओं से लगभग 1/2 सेंटीमीटर अधिक लंबे होते हैं। नवजात शिशु का भार लगभग 3 किलोग्राम होता है, 3 किलोग्राम। और उनकी मस्तिष्क का जो भार होता है, जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। जन्म के समय उनके मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है और 6 वर्ष की आयु तक यह भार लगभग 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है, जो कि प्रौढ़ व्यक्ति के मस्तिष्क के भार का लगभग 90% होता है। हमने आपको पहले ही बताया था कि व्यक्ति का जो मानसिक विकास होता है वो पहले शुरुआत के 3-4 वर्षों में, यानी कि शैशवावस्था के 3-4 वर्षों में अच्छी तरीके से हो जाता है। दोस्तों इसके बाद बालक जन्म के समय
बालिकाओं से लगभग आधे सेंटीमीटर अधिक लंबे होते हैं। आप इसे नोट कर लें। यह परीक्षाओं में 12 पूछे, चाहे यूपीटेट की परीक्षा हो, चाहे सीटेट की, चाहे रीट की, चाहे एमपीटेट की, एसटेट, इससे बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप नोट कर लें। आप नोट कर लिया होगा, इसे रेस करते हैं। आगे देखते हैं। हड्डियां। नवजात शिशु में लगभग 270 हड्डियां पाई जाती हैं। 270 हड्डियां। अब ये 270 हड्डियां पाई जाती हैं। इन हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन्स होते हैं। हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन्स और खनिज तत्व पाए जाते हैं। इसके बाद दांत देख लेते हैं। बच्चे में दांत कैसे होते हैं। छठे माह के आसपास बच्चों में अस्थायी दांत आना प्रारंभ हो जाता है। जन्म के समय बच्चों के में कोई दांत नहीं होता, यानी कि जन्म के समय बच्चे में कोई दांत नहीं होता और छठे माह के आसपास उसमें अस्थायी दांत आने प्रारंभ हो जाते हैं। अस्थायी दांत का मतलब यह है कि यह दांत बाद में टूटने लगते हैं। और एक वर्ष के भीतर लगभग सभी अस्थायी दांत जो अस्थायी दांत होते हैं वो बालक के आ जाते हैं और इनकी संख्या, अस्थायी दांतों की संख्या लगभग 20 के आसपास होती है। और छठे वर्ष के यानी कि शैशवावस्था के अंत तक बच्चे में एक या दो अस्थायी दांत आ जाते हैं। दोस्तों, ये पूरा शैशवावस्था के संदर्भ में ये पूरी व्याख्या थी। इससे बाहर के प्रश्न और इससे बाहर के टॉपिक आपको शैशवावस्था में कहीं नहीं मिलेंगे। शैशवावस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आपने इसका पूरा अध्ययन किया है और एक वीडियो के अंदर हमने यह प्रयास किया है कि शैशवावस्था को पूरी तरह से आपके समक्ष रख दिया जाए और पूरी तरह से आपके लिए बेहतर बनाया जाए। आशा है वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगी और शैशवावस्था से इससे बाहर के प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए इसका नोट्स अवश्य बना लें। अगले वीडियो में हम आपको शैशवावस्था टॉपिक्स पार्ट से संबंधित जो भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं, वो लीनियर प्रश्न हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे और आगामी परीक्षाओं को लेकर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे इस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर करें और इस वीडियो के लिए, हमारी मेहनत के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, लाइक कर दें। इससे हमें ऊर्जा मिलेगी, हमारी मेहनत को और बल मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा संदेश जरूर